लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेशन टॉपिक को कर रहे थे लास्ट क्लास में, जहां हम लोगों ने बच्चों स्टमक जो है वो स्टार्ट कर दिया था। जैसा बताया गया था कि स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है और जे शेप, जैसे हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट होता है जे, उसके जैसा दिखाई देता है। इसे हम लोग तीन हिस्सों में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो कि ईसोफेगस से जुड़ा होता है उसे कहते हैं फंडस स्टमक। बीच में जो है उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक स्टमक। और जो सबसे जो निचला हिस्सा है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है उसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्टमक। आपको बताया गया था कि खाना स्टमक में आता है तो स्टमक की जो वॉल है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, जिनमें मैंने बताया था एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन बताया था, खाने को एसिडिक बना देता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिन, समझाया था मैंने, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और पेप्सिन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए खाने का एसिडिक होना जरूरी है, जो HCl का काम है। इसके अलावा म्यूकस भी होता है जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है जो कि हमारी स्टमक की वॉल को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से। आगे बढ़ते हैं इससे। पाइलोरिक स्टमक जो है बच्चों वो सीधा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है और जो ओपनिंग है उसको कहा जाता है पाइलोरस, PYLORUS। और इस पाइलोरस इस ओपनिंग को कंट्रोल करता है एक स्फिंक्टर मसल जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर कि खाना जब स्टमक से बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो कहीं वो वापस लौट करके स्टमक में ना आ जाए, इस चीज को एंश्योर करने का काम जिस स्फिंक्टर का है वो है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक में जो खाना पहुंचा था बच्चों वो एसिडिक हो चुका है और अब ये खाना किस में जाएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो एसिडिक है नेचर में, इसे हम लोग बोलते हैं काइम। ये शब्द आपको मिल जाएगा CHYME, काइम। काइम एसिडिक फूड है जो कि स्टमक से पास आउट होकर के किस में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो स्टमक के बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला ऑर्गन है जो हमें पढ़ना है वो है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अगर हम लोग बात करें तो एक एडल्ट, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 7 मीटर, 7 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत लंबी हो जाती है। तो इस वजह से इसे इसकी कॉइलिंग की जाती है, इसको एकदम तोड़ मरोड़ करके घुमा फिरा करके हमारे बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो कि स्टमक से अटैच्ड होता है वो है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ड्यूडेनम जो है बच्चों सी शेप अल्फाबेट सी के जैसा दिखाई देता है जो कि स्टमक से जुड़ा रहता है। इस ड्यूडेनम के अंदर अगर आपको बोर्ड पे डायग्राम भी दिख रहा हो तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चों एक तो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू ओपन हो रहा है और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में ओपन होती है। तो जो भी चीज गॉल ब्लैडर से आती है वो भी ड्यूडेनम में पहुंच जाती है और जो चीज पेनक्रियाज से आती है वो भी ड्यूडेनम के अंदर पहुंच जाती है। तो इस ड्यूडेनम में बहुत सारी चीजों का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे किस किस का डाइजेशन होता है किसके अंदर। सेकंड पार्ट जो है उसका नाम है जेजुनम, जो कि मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके अंदर जो आपका खाना है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और जो तीसरा और आखिरी और जो सबसे लंबा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम लोग कहते हैं इलियम। इलियम जो है बच्चों सबसे लंबा पार्ट है और
इसी के अंदर मैक्सिमम सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसमें जेजुनम और इलियम जो है हाईली कॉइल्ड होते हैं, इन्हें मोड़ मोड़ करके घुमा फिरा करके हमारी बॉडी में जो है फिट किया जाता है। ये इलियम जो है अब ओपन होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, पर इसका जो एरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों, इसके जंक्शन पर जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, वहां पर देखो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अपेंडिक्स, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज वगैरह थे, उनके अंदर फंक्शनल था, उनके अंदर काम का था, पर आज हमारी बॉडी में उसका कोई काम नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज बंदर वगैरह थे, तो वो क्या कर जाते थे, वो फल फ्रूट्स के साथ कभी घास पत्तियां भी खा जाया करते थे। तो इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। पर हम लोग तो अब घास फूस वगैरह ये सब नहीं खाते, तो हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। उल्टा अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो बड़ी परेशानी, समस्या खड़ी हो जाती है, ऑपरेट करना पड़ता है बॉडी को, और अपेंडिक्स को काट के फेंक दिया जाता है, निकाल देते हैं बॉडी से। तो अपेंडिक्स ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि आप देखो, आपके हाथ पैरों पर आपको हेयर्स नजर आएंगे, बाल नजर आएंगे। भाई हमारे पूर्वज बंदर थे, उनके शरीर पर जो बाल थे उनका काम समझ में आता है कि भाई वो कपड़े नहीं पहनते थे, तो सर्दी गर्मी बारिश सभी से उन्हें बाल ही तो प्रोटेक्ट किया करते थे। पर हम तो वेल डेवलप्ड हैं, हमारे अंदर ये जो स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है, इनका कोई रोल, कोई फंक्शन नहीं है, इसके बावजूद हमारी बॉडी में है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो आपको अपेंडिक्स नजर आएगा जंक्शन पे, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सीकम, कोलोन और तीसरा है रेक्टम। सीकम, कोलोन और तीसरा क्या है, रेक्टम। सीकम जो है बच्चों, हर्बीवोर्स, जो घास फूस खाने वाले जो आपके एनिमल्स हैं, इनमें काफी बड़ा होता है ये सीकम वाला हिस्सा, क्योंकि ये जो घास फूस खाते हैं इन्हें डाइजेस्ट कर पाना क्या है, मुश्किल। तो जितना ज्यादा देर तक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, उनका डाइजेस्ट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स में ये सीकम बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, या कह सकते हो जो अपेंडिक्स वाला जो हिस्सा है बस वही उतना सा ही सीकम होता है बस। दूसरा हिस्सा है कोलोन। कोलोन को 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक तो बच्चों आप देखो, नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया, फ्लैट हो गया, और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल हो गया हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन। और फिर जो ऊपर से नीचे की तरफ हिस्सा आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन जाकर के रेक्टम, जो आखिरी हिस्सा है, उससे जाकर के कनेक्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम यह है कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, उसे डाइजेस्ट करना, और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर है, खाने में जो पानी प्रेजेंट है, उसका भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्ब होते होते जो चीजें नहीं एब्जॉर्ब हो पाती, नहीं डाइजेस्ट हो पाती, वो वेस्ट, क्योंकि अब पानी एब्जॉर्ब हो गया उसमें से, तो सॉलिड वेस्ट बन जाती है। और ये जो सॉलिड वेस्ट है, ये रेक्टम जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा,
इस रेक्टम में जाकर के स्टोर हो जाती है। और बच्चों रेक्टम से एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग एंडिंग पार्ट जो है वो ओपन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनस। और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो बच्चों डाइजेशन को मैं 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहला जो स्टेप, पहला जो हिस्सा होता है वो होता है इंजेशन, खाने का बाहर से अंदर आना, इंजेशन। दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो है डाइजेशन, जो बड़े बड़े आपके फूड पार्टिकल्स हैं उनका छोटे सॉल्युबल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होना। तीसरा जो हिस्सा है डाइजेशन का वो है बच्चों एब्जॉर्प्शन। अब आपका खाना जो कि डाइजेस्ट हो चुका है उसे बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद में बच्चों चौथा जो पार्ट है डाइजेशन का वो है असिमुलेशन, ASSIMILATION, असिमुलेशन। असिमुलेशन का मतलब है ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है इस खाने का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक पहुंच जाना। और जो पांचवा हिस्सा है, आखिरी पार्ट जो है वो है ईजेशन। ईजेशन का मतलब है जो वेस्ट बच गया है उस वेस्ट का बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाना। तो इन 5 स्टेप्स में हम लोग जो है डाइजेशन को पढ़ते हैं। ये तो हमने बच्चों फिजियोलॉजी समझी कि खाना कहां जाएगा, कितनी देर रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ये हमने ऑर्गन्स पढ़े जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी ग्लैंड्स की बात करते हैं बच्चों। ग्लैंड्स जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि किसी केमिकल को प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी में रिलीज कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को आप कहेंगे जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होंगी। सबसे पहली जो ग्लैंड है बच्चों वो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। जैसा कि हम सभी को पता है सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, सलाइवा। सलाइवा का काम मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, फिर से बता देता हूं। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इसके डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब जैसे ही तुम खाना मुंह में रखते हो खाने का डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा काम सलाइवा का यह है कि सलाइवा जो है बच्चों खाने को स्लिपरी बना देता है, जिससे कि बड़ी आसानी से खाना निगला जा सकता है और ईसोफेगस से होता हुआ खाना जो है वो स्टमक तक पहुंच जाता है। हमारे बक्कल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। 3 पेयर का मतलब है बच्चों टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें से पहली सलाइवरी ग्लैंड जो है उसको बोलते हैं पैरोटिड। पैरोटिड जो कि साइज में सबसे बड़ी होती है और इनकी लोकेशन है हमारे चीक, जो हमारे गाल हैं दोनों तरफ, दोनों गाल में एक एक पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। दूसरी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ये बच्चों जो हमारा निचला जबड़ा है, लोअर जॉ जो है जबड़ा, उसमें प्रेजेंट होती है। और तीसरी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका नाम है सब लिंगुअल। लिंगुअल लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज तुम बोल पाते हो किसकी मदद से, टंग की मदद से। तो लिंगुअल का मतलब है एक तरीके से टंग। तो ये जो सब लिंगुअल आपका सलाइवरी ग्लैंड है ये आपकी टंग के नीचे, टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। तो ऐसे करके 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं।
डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इनकी पोजीशंस। दूसरी ग्लैंड जो है वो है हमारी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारी बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। साइज में या वेट में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लिवर, और लिवर के बाद जिसका नंबर आता है वो है तुम्हारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्रीम कलर का होता है। लेफ्ट साइड में, बॉडी के लेफ्ट साइड में जिस तरफ स्टमक है उसी साइड में प्रेजेंट होता है, और ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। आप लोग मतलब समझिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जिनके पास में ट्यूब होती है। जैसे तुम देखोगे पैनक्रियाज से एक ट्यूब निकल रही है और वो ट्यूब जाकर के ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रही है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को बोलते हैं जिनमें कोई ट्यूब नहीं होती, जिनमें कोई ट्यूब नहीं होती। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो पैनक्रियाज है बच्चों, ये दोनों मतलब ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है और पैनक्रियाज हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। इस वजह से इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को स्लिट ऑफ लैंगरहन नाम से जाना जाता है। यह आपको शब्द मिल जाएगा देखो पैनक्रियाज में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट की। पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे डक्ट ट्यूब अराइज होती है, और ये ट्यूब जाकर के बाइल डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आने वाली ट्यूब है उससे मिल जाती है, जिसे कॉमनली कहा जाता है हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हेपेटो का मतलब है लिवर, लिवर से आने वाला डक्ट और पैनक्रियाज से आने वाला डक्ट मिलकर के बनाता है हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, ये रिलीज करता है अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक पैनक्रिएटिक जूस, क्योंकि खाना जो पेट से आ रहा है, काइम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एसिडिक है। और अब आगे खाने के ऊपर एंजाइम तभी काम कर सकते हैं जब खाना एसिडिक की जगह कैसा हो जाए, बेसिक। तो इस वजह से उसे बेसिक करना बहुत जरूरी है, जो कि पैनक्रिएटिक जूस जो है काम करते हैं। इसके अलावा पैनक्रिएटिक जूस जो है बच्चों, इनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन या फिर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रिएटिक जूस के अंदर, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का डाइजेशन करते हैं। वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं किसका डाइजेशन करेंगे। इसके अलावा पैनक्रिएटिक जूस जो होते हैं वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंडोक्राइन पार्ट की अगर मैं बात करूं, जिसे स्लिट ऑफ लैंगरहैन नाम से जाना जाता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये एक्चुअल में स्लिट ऑफ लैंगरहैन जो है ये एक सेल्स का ग्रुप है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये 3 टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं। स्लिट ऑफ लैंगरहैन जो है वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, 3 टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। जो पहले टाइप का सेल्स है उन्हें कहा जाता है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें को हम लोग यूज ले लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी चीजें जो है वो बच जाती हैं, मतलब कि हम लोग उन्हें यूज नहीं ले पाते।
तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। खाना, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं, वो बच्चों ग्लाइकोजन नाम के कंपाउंड के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर हो गया। पर अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े कि आप लोगों को खाना ना मिले, आप लोग भूखे रह रहे हो या बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और खाने की शरीर में कमी हो जाए, पर उस वक्त तुम देखोगे ऐसा नहीं होगा कि तुम मर जाओगे, तुम काफी लंबे समय तक बिना खाने को खाए भी जिंदा रह सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन मतलब फूड स्टोर हो चुका था, उसे फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ग्लूकोज के फॉर्म में ही हम लोग कंज्यूम करते हैं खाने को, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन का, जिसको रिलीज करने वाले सेल्स हैं अल्फा सेल्स। दूसरे सेल्स है बच्चों बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स इंसुलिन, ये आपने नाम सुना होगा बच्चों, डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो ये जो बीटा सेल्स हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस के, ये बच्चों रिलीज करते हैं इंसुलिन हार्मोन, जिसका काम है ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में। तो खाना जो तुम्हारे बॉडी में स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। पर ग्लूकोज, उस खाने को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का, जिस इंसुलिन को रिलीज करते हैं बीटा सेल्स ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तीसरे सेल्स हैं बच्चों डेल्टा सेल्स। ये जो हार्मोन रिलीज या प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, इसका काम है जो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज कर रहे थे, जब जरूरत नहीं है तो इस ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन को बंद कर देना, रोक देना। और इस ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन को रोकने का काम जो है वो है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का, और इस हार्मोन को रिलीज करने वाले हैं डेल्टा सेल्स ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो बच्चों एक बार मुझे आप लोग अवेयर करा दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए यहां तक जो पढ़ाया गया है वो आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। तो हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा और फिर हमने पढ़ा पैनक्रिएटिक या पैनक्रियास। तीसरी और जो आखिरी ग्लैंड है बच्चों जो डाइजेशन में हेल्पफुल रहती है, वो है आपके बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, जिसका नाम है लिवर। ये लिवर दो छोटे छोटे लोब्स, लोब्स का मतलब यहां पर आप कह सकते हो स्फेरिकल शेप, दो छोटे छोटे लोब्स की बनी होती है आपका लिवर। लिवर जो है जो केमिकल रिलीज करती है या प्रोड्यूस करता है लिवर, उसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस, ये बाइल जूस बनाता तो लिवर है, पर लिवर इसे बच्चों बनाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। लिवर का काम सिर्फ बनाना है, स्टोर करना नहीं। स्टोरेशन के लिए गॉल ब्लैडर जो है वो बना है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है इकट्ठा रहता है, और जब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आता है तो बाइल गॉल ब्लैडर से एक ट्यूब निकल रही है जिसे कहते हैं बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट जाकर के ड्यूडेनम में ओपन होती है, और इस डक्ट की हेल्प की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड बाइल जूस जो है वो ड्यूडेनम के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। इस बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, पर दो पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है कलरफुल केमिकल, नाम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं। काम सुनिए, काम क्या है इसका।
ये जो आपका बाइल जूस है, ये भी बच्चों जो एसिडिक फूड आ रहा है, काइम जो स्टमक से आ रहा है, उसे बेसिक बनाने का काम करते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये, बाइल जूस ऑयल, ऑयल का मतलब है बच्चों फैट, फैटी एसिड। जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट इजीली नहीं कर पाती, उस फैट को ब्रेक करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है बाइल जूस। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये इंपॉर्टेंट है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स का छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये आपका बाइल जूस का इंपॉर्टेंट रोल हुआ। अब बच्चों आपके पास में आई थिंक एक टेबल होगी, जिस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, जिनमें से एक कॉलम होगा एंजाइम्स का, दूसरा होगा कि भाई वो एंजाइम को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, तीसरा कॉलम हो सकता है साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में वो काम कर रहा है, और फिर होगा कि वो किसके, वो एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है और उसे किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो एंजाइम है वो है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको रिलीज करता है आपका सलाइवा, और साइट ऑफ एक्शन जो है वो हो जाता है बच्चों माउथ। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है किसके अंदर, माल्टोज। माल्टोज शुगर, कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च से छोटा होता है, माल्टोज के अंदर। फिर आ जाओ बच्चों तुम गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, जो स्टमक में आपके एंजाइम्स रिलीज होते हैं। पहला है पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, स्टमक के अंदर रिलीज होता है, और मैंने आपको समझाया था पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। तो ये आपका पेप्सिन एंजाइम जो है बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किसके अंदर, एक तो प्रोटीएज और एक पेप्टाइड, प्रोटीएज और पेप्टाइड। ऐसे ही रेनिन, रेनिन तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो, पर अगर याद करना हो तो तुम लोग इसको छोड़ सकते हो। रेनिन जो है बच्चों, ये मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है कैसीन, उस कैसीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, कैसीन को डाइजेस्ट करता है पैरा कैसीन के अंदर। और तीसरा एंजाइम है वो है आपका बच्चों लाइपेज। लाइपेज फैट, फैटी एसिड जो है उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है किसके अंदर, ग्लिसराइड्स के अंदर। फैट्स को कन्वर्ट कर देता है ये ग्लिसराइड, ग्लिसराइड के अंदर। कन्वर्ट करने का मतलब है तोड़ देगा। फिर अगर हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होने वाले एंजाइम्स की, जिसमें कुछ एंजाइम्स पेनक्रियास से आते हैं, तो पहले पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। इसमें होगा जैसे अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो पेप्टाइड मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के पेप्टाइड दे रहा था, उस पेप्टाइड को अमाइनो एसिड के अंदर डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस और राइबो न्यूक्लियस, बच्चों डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस जो है वो डाइजेस्ट करेगा किसको, डीएनए को, और राइबो न्यूक्लियस जो है वो डाइजेस्ट करेगा किसको, आरएनए को। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो खुद के एंजाइम्स हैं वो है पहला एंटेरोकाइनेज, ये ट्रिप्सिन जो है उसे प्रोड्यूस करता है, डाइपेप्टाइडेज ये डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, डाइसैकेराइड
जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, शुगर या सुक्रोज जो आपके खाने में प्रेजेंट है, इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। या फिर लाइपेज, लाइपेज बच्चों फैट को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड में। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइडेज ये न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट कर देता है बेस, नाइट्रोजन का बना हुआ बेस और पेंटोज शुगर के अंदर। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो मैं बता दूं। अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस टॉपिक के साथ हम लोगों ने डाइजेशन जो है उसे ओवर कर लिया, जिसमें हमारी 2 क्लासेस लग गई। दूसरा जो ह्यूमन सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन को जानते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है? हम लोग सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, पर ऐसा नहीं है। ये तो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है। इनहेलेशन सांस का अंदर जाना और एक्सहेलेशन सांस का एयर का बाहर आना। पर एक्चुअल में रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब यह है बच्चों, डाइजेशन में, डाइजेशन की वजह से जो खाना ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी को मिला, हर एक सेल तक जो ग्लूकोज पहुंचा, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन मतलब जैसा हमने पढ़ाई है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट कर जाए और इस रिएक्शन की वजह से पैदा होती है एनर्जी, जो कि कोई भी काम करने के लिए हम लोगों को चाहिए होती है। तो डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर गेटिंग एनर्जी। एनर्जी पाने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन के लिए 2 चीजें तुम्हें चाहिए। एक तो चाहिए ग्लूकोज जो कि डाइजेशन से मिलेगा, और एक तुम्हें चाहिए बच्चों ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो कि तुम्हें इनहेलेशन या जिसको तुम रेस्पिरेशन अब तक समझते आए थे उससे मिलेगा। पर एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्ट करके बच्चों बनाते हैं 3 चीजें। एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर H2O, और एक बनाते हैं बच्चों एनर्जी। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसे हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहली चीज जो आती है वो है नोज या नोज स्ट्रिल्स भी हम लोग जिसे कहते हैं। बच्चों जो हमारी नोज है इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो हेयर्स, छोटे छोटे बाल होते हैं। उनका फायदा यह है कि बाहर से आप जो एयर ले रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ फिजिकल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, जैसे कि स्मोक, कार्बन, धुआं या डस्ट पार्टिकल्स, ये सब हो। तो ये जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज में, ये इन डस्ट पार्टिकल्स को, इन इम्प्योरिटीज को नाक के अंदर जाने से रोक लेते हैं।
दूसरी चीज जो नोज में प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो कि कंटिन्यूअसली एक स्टिकी, चिपचिपा, डेंस और स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। इस म्यूकस का भी काम है बच्चों एयर को फिल्टर करना। अगर हेयर्स, नोज के अंदर प्रेजेंट हेयर्स एयर को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाए हैं तो म्यूकस जो है आगे बच्चों क्या कर देता है, एयर को फिल्टर आउट कर लेता है। जो भी उसमें फिजिकल इंप्योरिटीज मौजूद हैं सबको म्यूकस जो है वो चिपका लेता है, रोक देता है अंदर जाने से। दूसरा ऑर्गन रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों माउथ आ सकता है। जैसा आपने पढ़ा है कि माउथ और जो आपका नोज है ये दोनों बाद में जाके एक ही कॉमन ट्रैक्ट फेरिंक्स से जुड़ जाते हैं। तो आपकी नाक अगर बंद हो तो भी आप मुंह से सांस ले सकते हैं, पर उसका एक नुकसान ये है कि माउथ में म्यूकस ग्लैंड या हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो जो अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो आप उस एयर को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। उस एयर को हम लोग फिल्टर नहीं कर पाएंगे। तीसरा हिस्सा है बच्चों फेरिंक्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। नेजोफेरिंक्स जो नाक के पास में है, ओरोफेरिंक्स जो बीच में आपके माउथ के पास आ गई, और सबसे निचला हिस्सा है लेरिंगोफेरिंक्स। उसके बाद में चौथा जो पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो है लेरिंग्स। लेरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इस लेरिंग्स में बच्चों प्रेजेंट होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने ही आपको पढ़ाया है। वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती हैं। जब हम लोग एयर को बाहर एक्सहेल करते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेस मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना शुरू करती हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस साउंड, तो ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा यहीं पर बच्चों पाया जाता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन जो है बच्चों पाया जाता है। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आगे विंड पाइप जो है, ट्रैकिया, इस विंड पाइप की ओपनिंग पर रखा रहता है। जब हमें सांस लेनी होती है तो ये ढक्कन आपका खुल जाता है, और जब आप खाने को निगलते हैं तब ये ढक्कन बच्चों बंद हो जाता है। क्योंकि अगर ये ओपन रहा तो खाना आपका फूड पाइप की जगह विंड पाइप में भी जा सकता है। विंड पाइप में जाने का मतलब लंग्स तक पहुंच जाएगा और बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो ढक्कन है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोटिस, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ढक्कन जो है बच्चों बंद हो जाता है, और इससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है कि खाना जो है वो विंड पाइप में एंटर नहीं करता। तो बच्चों रेस्पिरेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा जल्दी ही, और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में।